हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम इतिहास वैकल्पिक विषय के बारे में बातचीत कर रहे थे और बातचीत के दौरान हमने देखा कि पुरातात्विक साक्ष्य तक हम देख लिए थे और साहित्यिक साक्ष्य के बाद पुरातात्विक साक्ष्य देख रहे थे और पुरातात्विक साक्ष्य में हमने पुरातात्विक साक्ष्य के प्रकार को भी देख लिया था। तो आज हम देखेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्य जो है उसकी खोजने की विधि क्या है, यानी पुरातात्विक अन्वेषण की विधि क्या क्या हो सकती है, इसके बारे में जानते हैं आज। अन्वेषण का अर्थ होता है खोज। तो इसकी विधि क्या क्या हो सकती है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। आज हम कोशिश करेंगे कि स्रोत का जितना भी क्लॉज बचा हुआ है उसको आज कंप्लीट कर देंगे, ताकि अगले वीडियो में हम कोशिश करें कि पूरा पाषाण से हम शुरू करें, यानी इतिहास का जो शुरुआती आप लोग मानते हैं वहाँ से शुरू करेंगे। ऐसे शुरू तो शुरू दिन से ही माना जाता है, लेकिन जो रियली रूप से हम शुरू करेंगे यानी पूरा पाषाण काल से जब शुरू करेंगे, तो आज हम कोशिश करेंगे कि पूरी तरह से सभी खत्म कर दिया जाए। स्रोत चैप्टर का जितना भी चीज़ बचा हुआ है उसको खत्म कर दिया जाए। तो पुरातात्विक अन्वेषण की विधि जो है वो दो तरह की विधि है। एक तो है परंपरागत विधियां, दूसरा है वैज्ञानिक। दो विधियां हैं। एक तो है परंपरागत, यानी पुरानी समय से जो चलती आ रही है उसको परंपरागत कहा जाता है, और जो वैज्ञानिक है मतलब कि आधुनिक समय में जो नए नए तकनीकी विकसित हुई है उसको आधुनिक यानी वैज्ञानिक विधि कहा जाता है। परंपरागत विधियां में तीन प्रकार के उस समय चलता था, और तीन प्रकार में कौन कौन सा था। एक तो था कि आकस्मिक खोज या कि आकस्मिक खोज। दूसरा है कि आकस्मिक मतलब समझते हैं कि अचानक किसी भी चीज को मिल जाना, वो आकस्मिक कहलाता है। जैसे पुरातात्विक खोज करने के लिए निकला गया और कैसे ही आए, कैसे भी करके कोई भी चीज वस्तु पड़ा हुआ मिल गया उसको, और वो पड़ा हुआ मिल गया, या कहीं से खुदाई कर रहे हैं और खुदाई करते करते कोई भी चीज प्राप्त हो गया, तो आकस्मिक ढंग से, यानी खुदाई दूसरे चीज से के लिए कर रहे थे और उसमें क्या मिल गया, पुरातात्विक कोई साक्ष्य मिल गया, उसी को कहा जाता है आकस्मिक खोज। एक होता है तल चिन्ह। तल चिन्ह का खोज जैसे अन्वेषण जो होता है तल चिन्ह के माध्यम से, यानी कहीं कोई चीज मिला, यानी आकस्मिक खोज के तहत में कोई चीज कहीं मिला, जैसे ताम्र निधियां कहीं मिल गया, तो उसके आधार पर ऐसा प्रयोग किया जाता है कि इसके आसपास क्या हो सकता है कि कोई बड़ी सभ्यता रही होगी, तो इसके यानी तल, वहाँ तल के यानी जमीन के चिन्ह के अनुसार कोशिश किया जाता है कि आसपास के जो क्षेत्र होगा उसके बारे में अध्ययन किया जाता है कि इससे पहले कोई इसके पीछे संस्कृति भी रही है। तो तल चिन्ह क्या है कि किसी भी आकस्मिक निधि अगर निकल गया और वो एक प्रकार का तल चिन्ह का काम करता, और उसके आधार पर जब खुदाई शुरू की जाती है तो उसको कहा जाता है तल चिन्ह खोज करने की विधि, या खोज के जगह यहाँ विधि आप लिख सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो है परंपरागत तरीका जो है, तीसरे वो है साहित्यिक विवरण। साहित्यिक विवरण मतलब कि जैसे कि बहुत सारे यात्री यात्रा करने के लिए भारत आए, या कोई भी जितना भी साहित्यकार हुए उस समय, वो साहित्यकार के द्वारा बहुत सारे चीज़ें लिखा गया, बहुत सारे ग्रंथ लिखा गया। जैसे रामायण की बात करते हैं तो रामायण में उत्तरी भारत से लेकर द्रविड़ समूह के भारत की बात किया जाए तो वहाँ तक का भौगोलिक बहुत अच्छा से विवरण किया गया है। उसी प्रकार बहुत सारे यात्री हमारे भारत में आए और उनके आधार पर बहुत सारे यात्रा वर्णन उन्होंने लिखा, और उसी यात्रा वर्णन के अनुसार, यानी यात्रा वर्णन हो गया, साहित्य हो गया,
तो इसके आधार पर क्या किया जाता है कि उस वर्णन के आधार पर ऐसा पता लगाया जाता है कि इसके आसपास ही, जैसे वर्णन किया गया कि इस भौगोलिक क्षेत्र में, जैसे बताया गया कि हिमालय से इतना दूरी पर, वो अपने अनुसार लिखे होंगे और उनके अनुसार, उस किताब के अनुसार कोई भी चीज़ को खोजा जाना वो कहलाता है साहित्यिक विवरण के अनुसार खोजा जाना। तो ये परंपरागत विधियां थी और पहले सबसे ज़्यादा यही प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा की खोज की बात किया तो हड़प्पा का खोज भी आकस्मिक खोज ही था। बाद में तल चिन्ह का भी प्रयोग होने, क्योंकि उसमें चिन्ह दिखाई पड़ा, बहुत सारा ढेर मालूम हो रहा था, तो तल चिन्ह का भी विधि वहाँ काम करता है। उसके बाद साहित्यिक विवरण के आधार पर बहुत सारे, मतलब कि मर्योत्तर काल की बात किया जाए तो वहाँ साहित्यिक विवरण बहुत ज़्यादा काम करता है। और उस काल के इतिहास के वर्णन में, यानी साहित्य में क्या क्या लिखा हुआ है उसके आधार पर वहाँ पुरातात्विक खुदाई की जाती है और मिल जाती है। तो क्या होता है, साहित्य के साथ पुरातात्विक स्रोत को मिक्स करके इतिहास लिखने का कोशिश किया जाता है। वैज्ञानिक विधि की बात किया जाए तो वैज्ञानिक विधि में आता है, पहला आता है हवाई सर्वेक्षण। हवाई सर्वेक्षण यानी सैटेलाइट, जैसे आप मोबाइल प्रयोग करते होंगे तो मोबाइल में आप मैप में जाते होंगे तो उसमें एक सैटेलाइट ऑप्शन दिया जाता है। आप उसमें जाकर देखिएगा तो उसमें आपको मिलेगा कि आप जिस तरफ जाइएगा तो उधर पेड़ पौधा है, क्या है, मतलब कि मिट्टी का ऊंचा टीला है, कैसा वन है, उसके बारे में हवाई सर्वेक्षण से आसानी से मालूम हो जाता है। यानी कोई भूमि समतल है तो उसमें आपको पता नहीं चल पाएगा, दूर दूर तक कितना नज़र से देख पाइएगा कि इतना दूर पर कोई टीला मिलेगा, तभी ना आप कर सकते हैं ऐसा कि उसके जाकर खुदाई कीजिएगा, या उस क्षेत्र का कैसा विवरण है इस, और उसको पता चले तब ना। ऐसे आंख से देखकर कितना जगह पर आप घूमिएगा। लेकिन हवाई सर्वेक्षण जब से शुरू हुआ तो आप आसानी से यहाँ बैठे हुए देख सकते हैं कि कहाँ पर क्या उड़का है, क्या नीचा है ना। इसके आधार पर, यानी हवाई सर्वेक्षण के आधार पर क्या किया जाता है कि पता लगाया जा सकता है कि पुरातात्विक स्रोत यहाँ हो सकता है। हवाई सर्वेक्षण के बाद आता है भू सर्वेक्षण। भू सर्वेक्षण का अर्थ होता है भूमि का सर्वेक्षण करना, और भूमि का सर्वेक्षण दो विधि से किया जाता है। एक तो कहा जाता है कि लोहे का सलाख, लोहे का सलाख का अर्थ होता है, या सरिया कह सकते हैं या छड़ कह सकते हैं, इसका प्रयोग के द्वारा जमीन में डालकर, तो लोहे का सलाख है और उसके द्वारा क्या हुआ कि जमीन में डाला गया और उसके आधार पर कहीं कुछ चीज़ मिलने वाला है, तो उसके आधार पर, यानी जैसे आपने कहते कि कोई भी चीज़ छुप गया तो मिट्टी के अंदर उसको रॉड से गाड़ दिया गया, और रॉड गाड़ने के बाद कहीं कोई ठोस चीज़ होगा तो उसमें जाकर टकराएगा, और जैसे ही टकराएगा तो उसके आधार पर पता लगाया जाता है, या उसको ठोकने के बाद क्या होता है, अगर कोई धातु है तो उसमें लगा हुआ आ सकता है उस लोहे के उपकरण में, या कोई अन्य चीज़ है, लकड़ी है तो वो उसके साथ आ सकता है। तो छोरे के लोहे का सलाख या छड़ का प्रयोग करके क्या किया जाता है, भू सर्वेक्षण किया जाता है। यह एक ध्वनि तरंग के माध्यम से भी किया जाता है, ध्वनि तरंग के माध्यम से भी भूमि का सर्वेक्षण किया जाता है। तो आपको विशेष में नहीं जाना है, विशेष में जाने की जरूरत नहीं। ये क्या करेगा, आपको शब्द को बढ़ा देगा। आप मेन से जब राइटिंग कीजिएगा तो उसमें आपके शब्द को ये बढ़ाते जाएगा। दो हो गया। तीसरा होता है मृदा सर्वेक्षण। मृदा सर्वेक्षण क्या होता है कि अगर मनुष्य किसी भी जमीन पे रहता है तो 3 तत्वों की मात्रा वहां बढ़ जाती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम। ये 3 तत्वों की मात्रा वहां बढ़ जाती है, और इसके आधार पर पता लगाया जाता है अगर किसी भूमि सर्वेक्षण में ऐसा पाया गया कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम की मात्रा अधिक है तो इसके आधार पर ज्ञात किया जाता है कि यहाँ पहले मनुष्य रहा होगा। और मृदा सर्वेक्षण के बाद आता है कि
समुद्र तल का सर्वेक्षण। समुद्र तल का सर्वेक्षण क्या होता है कि समुद्र के अंदर कोई भी विधि के अनुसार क्या किया गया, समुद्र तल का भी सर्वेक्षण किया जाता है। अगर उसके तल में क्या हुआ कि कोई पुराना जहाज डूबा हुआ मिल गया या कोई भी अन्य चीज मिल गया तो उसके आधार पर इतिहास लेखन करने की कोशिश की जाती है। और एक और विधि है जिसको इलेक्ट्रॉनिक विधियां कहा जाता है। तो ये जो विधि है इलेक्ट्रॉनिक विधि, तो ये समझ गए हैं कि आपके उपकरण के माध्यम से, आधुनिक उपकरण के माध्यम से ये क्या किया जाता है कि पुरातात्विक स्रोत का पता लगाया जाता है। तो ये सब ही था कि पुरातात्विक स्रोत को पता लगाने की कोशिश करने वाले विधियां। तो आप प्रश्न ऐसा रह सकता है कि पुरातात्विक अन्वेषण करने की विधियां यानी परंपरागत विधि के बारे में स्वउदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए। तो आप 3 विधि लिखिएगा और इसके साथ बहुत सारा आपको उदाहरण, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको उदाहरण भी मिलते जाएगा। आकस्मिक खोज, जैसे हड़प्पा सभ्यता की आकस्मिक खोज होती है, साथ में तलचिन्ह का भी वहाँ मिलता है। वहाँ ईंट का जो प्रयोग किया जाता है, जब इंजीनियर वहाँ 2 भाई इंजीनियर जब उस रास्ते से चलते हैं तो रेलवे लाइन बिछाया जाता है, तो उस ईंट का प्रयोग क्या किया जाता है कि उस रेलवे लाइन में कर लिया जाता है। तो तल चिन्ह का काम वो करता है। साहित्यिक विवरण, जैसे ह्वेनसांग भारत की यात्रा की, उसके आधार पर उसके पुस्तक को लेकर क्या किया जाता है कि भारत के प्रत्येक साहित्य की खोजने की कोशिश की जाती है कि कौन सा जगह कहाँ क्या रहा होगा। आधुनिक विधियां हैं, तो आधुनिक विधियों के बारे में अगर वर्णन करने के लिए कहा जाएगा तो हवाई सर्वेक्षण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण करता है। उसके बाद भू सर्वेक्षण है, मृदा सर्वेक्षण है, समुद्र तल का सर्वेक्षण करके उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विधियां, इस सब का उपयोग करके पुरातात्विक स्रोतों का खोज किया जाता है। तो ये सभी था पुरातात्विक स्रोत के खोज करने की विधियां। तो अब हम देखते हैं कि पुरातत्व जो एक विज्ञान है उसका कुछ अन्य भाग भी हैं, उसका हम चर्चा करते हैं इसको साफ करने के बाद। तो अब चलिए हम देखते हैं पुरातत्व का प्रकार। पुरातत्व के बहुत सारे प्रकार हैं। हम इससे पहले वाले वीडियो में पुरातत्व का परिभाषा बताए थे कि पुरातत्व एक विज्ञान है जिसके माध्यम से पुरातात्विक स्रोतों की खोज की जाती है और उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो पुरातात्विक का प्रकार क्या क्या है, तो एक तो है कि फील्ड आर्कियोलॉजी, या फील्ड पुरातत्व। आर्कियोलॉजी इंग्लिश, इसके पुरातत्व को इंग्लिश में आर्कियोलॉजी कहा जाता है। इसके आधार पर आप कह सकते हैं कि विषय होता है, एक विज्ञान होता है, लेकिन ये ऐसा लगता है कि पुरातत्व एक सामग्री हो सकता है, लेकिन ये एक विज्ञान है। फील्ड आर्कियोलॉजी क्या होता है कि किसी भी क्षेत्र के भ्रमण के दौरान क्या हुआ कि क्षेत्र की खुदाई करने के बाद या क्षेत्र की सर्वेक्षण किया जाता है और उसके आधार पर पुरातत्व की खुदाई की जाती है। और पुरातत्व की खुदाई करने के बाद, उस क्षेत्र में खुदाई करने के बाद जो भी चीज़ मिला तो वो क्या होता है कि क्षेत्र आधारित, यानी इसमें क्या होता है, क्षेत्र आधारित होता है। क्षेत्र आधारित यानी क्षेत्र में कोनो चीज़ मिला तो क्या कहलाएगा, फील्ड आर्कियोलॉजी। दूसरा होता है मेरीन। मेरीन अगर सही से नाम आप सुने होंगे तो मेरीन समुद्र के लिए प्रयोग किया जाता है। तो मेरीन ये होता है कि समुद्र में इसका प्रयोग किया जाता है और इसके माध्यम से पश्चिमी वैज्ञानिक जितना भी हैं, पुरातत्वविद हैं, वो क्या किए हैं कि बहुत सारे सामग्री का खोज किया है यूरोप में। और भारत में जो खोज हुआ है वो द्वारिका नाम का जगह है गुजरात के में, जिसको बेट द्वारिका कहा जाता है, इसका खोज हुआ है। और उसके आधार पर इसको महाभारत काल से जोड़ा जाता है, क्योंकि कृष्ण जी को द्वारिकाधीश नाम से अभी सीरियल देखते होंगे, तो द्वारिका के राजा कृष्ण थे। तो इसके आधार पर महाभारत काल की जानकारी मिलने का, यानी महाभारत के एक पुरातात्विक स्रोत के रूप में इसको देखा जाता है। तीसरा होता है पर्यावरण पुरातत्व। पर्यावरण पुरातत्व क्या होता है कि अब कोई भी क्षेत्र में क्या किया जाता है कि उस क्षेत्र का पेड़ पौधे
वातावरण इत्यादि के आधार पर क्या किया जाता है, इसका वर्णन किया जाता है। और पेड़ पौधे में खास करके परागकण के द्वारा क्या किया जाता है कि उस क्षेत्र में क्या क्या हुआ है, उस यानी पहले उस क्षेत्र में किस प्रकार क्या हुआ होगा, उसका आधार जो है परागकण के आधार पर विकसित करने का कोशिश किया जाता है। एक वैज्ञानिक है जो हम पूरा जब बताएंगे, हड़प्पा सभ्यता बताएंगे, तो उस समय बताएंगे कि आपको एक वैज्ञानिक है जो सिद्ध करने का कोशिश किया कि हड़प्पा सभ्यता का अंत जो है वो पर्यावरणीय कारक को माना है। और उसमें बताया कि वर्षा के कमी के कारण क्या हुआ कि हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ है। उसके बाद एक और सिद्धांत चलता है जिसको नवीन पुरातत्व कहा जाता है। ये सभी पुरातत्व के प्रकार हैं। तो नवीन पुरातत्व में इसमें क्या किया जाता है कि मानवीय सभ्यता का अंत, मानवीय सभ्यता के आधार पर, मानवीय सभ्यता, अनुकूलन इत्यादि के आधार पर क्या किया जाता है कि ये मानवीय सभ्यता, संस्कृति, अनुकूलन इत्यादि के आधार पर इतिहास लेखन करने की कोशिश की जाती है। और इतिहास लेखन में जो पुरातात्विक सामग्री उत्पन्न होती है, यानी संस्कृति के क्षेत्र में यानी अनुकूलन के क्षेत्र में, तो इसके आधार पर इतिहास लेखन करने की कोशिश की जाती है। ये नवीन अवधारणा चल रहा है और इसके सारे बहुत सारा अवधारणा साथ में चल रहा है जिसको हम उतना जरूरी नहीं समझते हैं। इतना ही काफ़ी है आपके शब्द को बढ़ाने के लिए। और पुरातत्व के प्रकार के अनुसार पूछा जाए कि पुरातत्व के कितने प्रकार, तो कभी पूछा ही नहीं जाएगा। और पूछा भी जाएगा कि पुरातत्व के प्रकार को बताते हुए इतिहास लेखन में पुरातत्व का कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तो आप इसके आधार पर, यानी ये आपके शब्द को बढ़ाएगा। इसके अलावा तो आप पुरातत्व तो देखें ही कि पुरातत्व के अंतर्गत जितना भी पुरातात्विक स्रोत है वो तो वर्णन आप कर ही लीजिएगा। ये क्या करेगा कि पुरातत्व का ये प्रकार ये बताएगा आपको। तो फील्ड आर्कियोलॉजी में तो आपको अभिलेख, सिक्का ये सब आ जाएगा। क्षेत्र जितना भी हो गया, इमारत हो गया, चित्रकला हो गया, ये सब फील्ड आर्कियोलॉजी में आ जाएगा। मेरीन में आ जाएगा। मेरीन में अगर कोई जहाज डूबा हुआ मिल गया या कोई भी चीज़ समुद्र से मिल गया तो मेरीन आर्कियोलॉजी में आएगा। पर्यावरण का अपना है कि परागकण के आधार पर यह इतिहास लिखेगा। और नवीन अवधारणा जो है वो सामाजिक अनुकूलता हो गया, मानवीय सभ्यता के अनुसार क्या करेगा कि पुरातत्व को लिखेगा। और पुरातत्व ये तो विज्ञान है और इसके आधार पर समझेगा कि इतिहास क्यों ऐसा चल रहा है और अतीत में हमारे यानी मानव सभ्यता के लोग कैसे क्या करते थे, तो इस सब के आधार पर पता लगाया जाता है। तो पुरातत्व का प्रकार आप समझ गए होंगे। अब हम क्या करते हैं कि इसको साफ करने के बाद हम प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत के बारे में जानते हैं। तो चलिए, प्राथमिक स्रोत क्या होता है, द्वितीयक स्रोत क्या होता है। प्राथमिक स्रोत, दूसरा है द्वितीयक। प्राथमिक स्रोत, ये दोनों जो प्रयोग किया जाता है वो साहित्य के लिए किया जाता है। साहित्य के लिए प्रयोग किया जाता है कि पुरातात्विक स्रोत यानी प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। तो प्राथमिक स्रोत क्या होता है और द्वितीयक स्रोत क्या होता है ये हम जानते हैं। और ये साहित्यिक स्रोत के लिए प्रयोग किया जाता है। आपको पीटी में तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन से प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आता है। तो आप ये तो जानते नहीं होंगे, आप पुरातात्विक स्रोत पढ़ लिए, साहित्यिक स्रोत पढ़ लिए, लेकिन प्राथमिक स्रोत नहीं पढ़े थे। तो ये आपके लिए व्यवधान उत्पन्न कर सकता है। पीटी में अभी तक पूछा गया, लेकिन मेंस की बात किया जाए तो मेंस में अभी तक ऐसा प्रश्न नहीं आया है। आशा है कि आ भी सकता है कि प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत में अंतर बताइए। प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत इतिहास लेखन में कितना महत्वपूर्ण योगदान देता है लेकर, क्योंकि यूपीएससी में प्रायः एक लेवल का क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता है। उतना ही स्रोत से क्या कहा जाता है कि क्वेश्चन का पैटर्न बदल के पूछ लिया जाता है। तो प्राथमिक स्रोत क्या है कि वैसे स्रोत जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसका
जिस काल का अध्ययन हो रहा है, अध्ययन बराबर लिख देते हैं स्रोत, यानी जिस काल का अध्ययन हम कर रहे हैं उसी काल का अगर स्रोत है तो उसको कहा जाएगा प्राथमिक स्रोत। यानी जिस काल का अध्ययन, जैसे हम किसी काल का अध्ययन कर रहे हैं, हड़प्पा काल का अध्ययन कर रहे हैं, तो हड़प्पा काल से जितना भी स्रोत प्राप्त हुआ है, खास करके साहित्यिक स्रोत, तो वो क्या कहलाएगा? प्राथमिक स्रोत कहलाएगा। और इसके अंतर्गत आप आसानी से समझ सकते हैं, इसके अंतर्गत आएगा अभिलेख हो गया, पांडुलिपि हो गया, अभिलेख, पांडुलिपि, जीवनी ना, ये सभी चीज क्या होता है कि प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आता है। और ये क्या करता है कि ये उसी काल से खास करके संबंध रखता है, जिस काल से ये स्रोत है उसी काल से खास करके ये संबंध रखता है। वही द्वितीयक स्रोत क्या होता है? द्वितीयक स्रोत ये क्या करता है कि ये दूसरे काल में, यानी जिस काल का अध्ययन कर रहे हैं, जिस काल का अध्ययन हो रहा है उस काल का स्रोत नहीं है, स्रोत जो है वो नहीं है उस काल का, तो इसको कहा जाता है द्वितीयक स्रोत। ये गणित का भाषा थोड़ा हम लिख रहे हैं, आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। तो जिस काल का हम अध्ययन कर रहे हैं उस काल का यह स्रोत नहीं होगा। और इसमें क्या है? प्राथमिक स्रोत में जिस काल का हम अध्ययन कर रहे हैं उसी काल का स्रोत होगा, और द्वितीय स्रोत में जिस काल का अध्ययन कर रहे हैं उस काल का स्रोत नहीं है। इसके अंतर्गत क्या आएंगे? टीकाएं। टीकाएं जो लिखा जाता था, बहुत सारे ग्रंथ, धर्म ग्रंथ पर लिखे गए, टीकाएं हो गया, और बहुत सारा साहित्य आप देखेंगे कि इसके साथ चलते रहता है और द्वितीय स्रोत में काम करता है। और बहुत सारे साहित्य भी हैं, जैसे कालिदास का मालविका अग्निमित्रम जो है वो क्या करता है कि द्वितीय स्रोत का काम करता है, क्योंकि वो गुप्त काल के में है और वो क्या करता है कि मौर्योत्तर काल के बारे में वो लिख रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है उस समय द्वितीय स्रोत का काम कर रहा है। तो यही था प्राथमिक स्रोत और द्वितीय स्रोत। तो आप आसानी से समझ गए होंगे कि प्राथमिक स्रोत क्या होता है और द्वितीय स्रोत क्या होता है। अगर आप अंतर करना होगा तो बहुत सारा आपको उदाहरण मिलेगा, जैसे जैसे हम पढ़ाते जाएंगे तो आपको उदाहरण भी बहुत सारा मिलते जाएगा कि आप आसानी से दिमाग में छांट लीजिएगा कि ये प्राथमिक स्रोत है और ये द्वितीय स्रोत है, क्योंकि कंसेप्ट आपको मालूम है। अब आसानी से आप क्या कर सकते हैं कि छांटनी कर सकते हैं। तो इसको साफ करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि भाषा का क्या योगदान रहा है, उसके बाद अन्य जो हम स्रोत के बारे में बताए थे उसके बारे में पढ़ते हैं, इसको साफ करने के बाद। तो चलिए हम देखते हैं कि भाषा का इतिहास लेखन में क्या योगदान रहा है। हमने बात किया था कि साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत इतिहास लेखन में जो योगदान दे रहा है उसके बारे में अभी बात पूरी तरह से खत्म किए। और अब हम देखते हैं कि भाषा जो है वो इतिहास लेखन में क्या योगदान देता है लेकर, यानी भाषाई आधार या भाषाई स्रोत आप लिख सकते हैं। तो भाषाई आधार पर भारत में 4 प्रकार के भाषाओं का समूह है, यानी भाषाई वर्ग आप लिख सकते हैं कि भारत में 4 प्रकार के भाषाई वर्ग हैं। कौन कौन 4 भाषाई वर्ग हैं उसका भी हम नाम लिख लेते हैं। पहले सबसे पहले हिंद आर्य, दूसरा द्रविड़, तीसरा तिब्बती चीनी, चौथा जो भाषा समूह है उसको कहा जाता है ऑस्ट्रो एशियाटिक, सॉरी ये जो है तिब्बती बर्मा कहा जाता है। तो ये 4 भाषा समूह जो है, ये समूह आप इसके साथ में लिख दीजिएगा,
समूह या वर्ग। अब हम देखते हैं कि हिंद आर्य जो है ये हिंद यूरोपीय समूह का भाषा है। हिंद यूरोपीय समूह का भाषा क्या था कि हिंद यूरोपीय समूह का 3 भाषा वर्ग हुआ। 3 भाषा वर्ग, एक को कहा गया हिंद यवन या हिंद ईरानी, दूसरा दर्दी समूह और तीसरा हिंद आर्य समूह कहा गया। तो हिंद आर्य समूह उत्तरी भारत में बोला जाता है। उत्तरी भारत का अर्थ, उत्तरी भारत में इसका क्षेत्र है और बहुत सारे भाषा इससे निकला है, जैसे हो गया संस्कृत, हिंदी, पंजाबी अभी आप लिख सकते हैं, पंजाबी हो गया, मैथिली हो गया, भोजपुरी हो गया, मराठी हो गया, गुजराती हो गया, बांग्ला हो गया। तो यह अधिकतर जो है उत्तरी भारत का जो भाषा है और मध्य भारत का, वो हिंद आर्य समूह का भाषा है। और इसका जो उत्पत्ति माना जाता है, जैसे आर्य का जो आक्रमण हुआ उसके अनुसार इसकी उत्पत्ति मानी जाती है और ऐसा माना जाता है कि उधर से होकर इधर होते हुए इसका विस्तार हुआ है। और इसके आधार पर इतिहास लेखन करने की कोशिश की जाती है कि ये जो जितना भी समूह का भाषा, क्योंकि आर्य समूह का जो माना जाता है कि नस्ल समूह ना होकर एक भाषाई समूह है। जब हम वैदिक आर्य के बारे में पढ़ेंगे तो इसको माना जाता है कि ये भाषाई समूह था। तो उसी आधार पर ये सभी भाषाओं का जो मेल जोल होने के कारण ऐसा माना जाता है कि ये सभी जितना भी वर्ग के हैं ये कभी ना कभी एक वर्ग में रहे होंगे। द्रविड़ समूह का भाषा दक्षिण भारत में बोला जाता है। दक्षिण भारत में आपको याद, तेलुगु हो गया, तमिल हो गया, मलयालम हो गया, तो ये सभी जो भाषा है, कन्नड़ हो गया, तो ये सभी भाषा द्रविड़ समूह का भाषा है। तिब्बती बर्मा, ये जो है ये पूर्वी पंजाब से लेकर उत्तर पूर्वी भारत तक इसका विस्तार है। यानी ऊपर, यानी हिमालय के किनारे किनारे इसका विस्तार है और खास करके उत्तर पूर्वी राज्य में ये बोला जाता है। और इसका जो भाषा है वो जैसे हो गया मिजो हो गया, मिजो भाषा हो गया। बहुत सारा जो उत्तर पूर्वी राज्य में भाषा बोला जाता है वो तिब्बती बर्मा समूह का भाषा है। कुछ जैसे लद्दाखी हो गया, लद्दाखी समूह का भाषा, लद्दाखी भाषा भी ये तिब्बती बर्मा समूह का भाषा है। ऑस्ट्रो एशियाटिक जो भाषा है ये ऑस्ट्रेलिया और एशिया के दोनों मिक्सअप का रूप है और भारत में ये झारखंड में बोला जाता है। और झारखंड में एक समूह का नाम आप सुने होंगे, मुंडा जाति, मुंडा हो गया, यानी इसके भाषा को कहा जाता है मुंडई। मुंडई ये भाषा हो गया, हो गया और संथाली, ये 3 प्रकार के भाषा जो हैं वो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा है। यानी और ये जो है ये ऐसा माना जाता है कि ये भारत में रहने वाले, इसी के आधार पर कहा जाता है कि मुंडा वर्ग जो है, यानी मुंडा समुदाय के और संथाली समुदाय के जितना भी आदिवासी हैं वो भारत के सबसे प्राचीन नागरिक हैं, क्योंकि सबसे पहला वर्ग समूह इसी को माना जाता है। बाद में धीरे धीरे इसका आक्रमण होते हुए आया है। तो ये दोनों सबसे पुराना माना जाता है। लेकिन ये दोनों भाषा वर्ग का साहित्यिक विकास नहीं हो पाया, यानी साहित्यिक स्रोत का अभाव रहा और साहित्यिक स्रोत बहुत सारा नहीं लादा गया। जब हिंद आर्य आए तो ये अपना भाषा को इसके ऊपर थोप दिया। थोपना मतलब समझते हैं, जो ज़्यादा अथी होता है वो क्या करता है, धीरे धीरे अपने भाषा को धीरे धीरे जनजातीय समूह पर थोपते गए और इसके कारण दोनों भाषा में मिक्सअप आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये था भाषाई वर्ग और इसके आधार पर भी इतिहास लिखा जाता है कि ये भाषा वर्ग के
लोग पहले रहे होंगे, ये बाद में आए हैं, तो ये भाषाई वर्ग और लोगों के समूह के द्वारा क्या किया जाता है कि ऐसा पता लगाया जाता है कि कौन सा वर्ग भारत में पहले आया होगा, कौन सा वर्ग भारत में बाद में आया। भाषा का विकास जिस क्षेत्र से जिस क्षेत्र की ओर हुआ है उसके आधार पर माना जाता है कि माइग्रेशन भी उसी ओर हुआ होगा। जैसे हिंद आर्य का माना जाता है कि भाषा साहित्य भी पढ़ते हैं, भाषा भी देखते हैं, तो उधर से इसका विकास हुआ है। द्रविड़ समूह का भाषा भी, इसका भी जो उत्पत्ति माना जाता है वो ईरान को माना जाता है, और पंजाब के सिंध प्रांत और बलूचिस्तान प्रांत में भी द्रविड़ समूह की कुछ भाषाएं बोली जाती है। तो ये सभी जो था, ये सभी भाषाएं जो है वो भाषा वर्ग भारत में है। हम क्या करते हैं कि एक मानचित्र के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं कि कौन से भाषा वर्ग का समूह किस क्षेत्र में रहते थे। तो चलिए एक भारत का मानचित्र हम बनाते हैं। ये भारत का नक्शा लगभग बन गया है। तो तिब्बती बर्मा समूह का जो भाषा है वो ये हो गया, लगभग आप इसको पूरा मान लीजिए। तो ये हो गया तिब्बती बर्मा समूह का भाषा। ये तिब्बती बर्मा समूह का भाषा हो गया। आप इसमें लिख सकते हैं कि ये तिब्बती बर्मा। उसके बाद ये जो क्षेत्र है, ये सबसे बड़ा क्षेत्र जो है, ये जो है वो हिंद आर्य भाषा वर्ग है। यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ और झारखंड में कुछ जो भाषा है, संथाली हो गया, हो गया, उसके बाद मुंडई भाषा हो गया, ये जो हो गया उसको कहा जाता है ऑस्ट्रो एशियाटिक। और नीचे जो है वो द्रविड़ समूह, कन्नड़ हो गया, तमिलनाडु तेलुगु हो गया ना, मलयालम केरल का हो गया। तो ये सभी जो भाषा वर्ग है इसके आधार पर ये भाषा वर्ग भारत में है। और इधर भी कुछ द्रविड़ समूह का भाषा है ना, इधर तो आर्य समूह का भी कुछ भाषा साथ में है पंजाबी के साथ। तो ये सभी भाषा वर्ग हैं और इसका भी विभाजन आप पूरे भारत के नक्शा पर देख लिए। अब हम देखते हैं कि जो सामाजिक नृविज्ञान है और आनुवंशिकी है वो किस प्रकार इतिहास लेखन में मदद करता है। तो देखते हैं कि सामाजिक नृविज्ञान, चौथा जो टॉपिक लिए थे स्रोत के रूप में वो था सामाजिक नृविज्ञान। नृविज्ञान को मानव शास्त्र भी कहा जाता है। ये क्या करता है कि नृविज्ञान जो है वो किसी भी मानव के सभ्यता, आनुवंशिकी, गुण, संस्कृति, सामाजिक संस्कृति के बारे में अध्ययन करके और पता लगाता है कि उसका पूर्वज कैसा रहा होगा। यानी सामाजिक और सांस्कृतिक अध्ययन के अनुसार ये क्या करता है, सामाजिक और सांस्कृतिक का अध्ययन करता है। जैसे इस क्षेत्र में अध्ययन किया, उसका अनुकूलता देखा कि वो किस क्षेत्र के रहने लायक है, उसकी संस्कृति क्या है, तो उसके आधार पर क्या किया जाता है कि उसके पूर्वजों का पता लगाने की कोशिश किया जाता है कि हमारे पूर्वज कैसा रहे होंगे। तो ये समाज शास्त्र यानी सामाजिक मानव शास्त्र में अध्ययन किया जाता है।
हमें विस्तार में नहीं जाना है कि मानव शास्त्र नहीं पूरा पढ़ लें, हमें इतना ही जानते। ये सभी क्या कर रहा है कि आप जब मेंस राइटिंग कीजिएगा तो ये सभी क्या करेगा कि आपके उत्तर के शब्दों को बढ़ा देगा। कि आधुनिक समय में क्या कहेगा कि आधुनिक समय के वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं कि ये सभी आधुनिक समय में हो रहा है। आधुनिक समय में क्या हो रहा है कि बहुत सारे समाज शास्त्री क्या कर रहे हैं कि जो पुरातत्वविद हैं वो क्या करता है कि सामाजिक और संस्कृति के आधार पर क्या करता है कि इतिहास का पता लगाने की कोशिश करता है, क्योंकि बहुत सारे संस्कृति का मैचअप करके बताएगा। मृदभान संस्कृति हो गया, बहुत सारे संस्कृति जो है वो अभी भी क्या करता है कि आपको क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा। तो उसके आधार पर क्या किया जाता है कि पुरानी सभ्यता को के बारे में बताने की कोशिश की जाती है। चौथा अंतिम टॉपिक जो था वो था आनुवंशिकी। आप बायोलॉजी में पढ़े होंगे आनुवंशिकी का जो जनक है वो ग्रेगर जॉन मेंडल का है। ये क्या करता है कि डीएनए के आधार पर क्या किया जाता है कि कोई जीव कैसा रहा होगा, उसका शरीर कितना बड़ा रहा होगा, वो कितना दिन पुराना है, ये सभी के आधार पर क्या क्या आनुवंशिकी बताता है। और उसका पूर्वज कैसा रहा होगा, बंदर के कितना समीप रहा होगा ना। कहा जाता है कि हमारा पूर्वज जो है बंदर रहा होगा, बंदर के समान ही रहा होगा ना। तो उसके आधार पर चिंपैंजी से जोड़कर देखा जाता है, जो आधुनिक जो वनमानुष है उसके आधार पर देखा जाता है। तो ये क्या करता है कि वो आनुवंशिकी के अनुसार ही किया जाता है कि हमारा जो गुण है उसके साथ मिलता है, और उसी गुण के आधार पर क्या किया जाता है कि मानव का जीवन का उत्पत्ति कहाँ से हुआ होगा, ये सभी आनुवंशिकी ही बताता है। तो ये सभी भाषाई आधार हो गया, सामाजिक निरीह विज्ञान हो गया, आनुवंशिकी हो गया, ये सभी क्या करेगा कि आपके शब्द सीमा को बढ़ा देगा। यानी जब आप छोटे से सीमा में आपको अगर शब्द नहीं पूर रहा होगा तो ये सभी आपको उदाहरण तो प्रायः मिलते जाएगा, जैसे ही उदाहरण मिलेगा आप और ज़्यादा लिख पाइएगा। ये तो सिर्फ आप समझ रहे हैं कि आपको इसको क्या करना है कि आपके दिमाग में बैठा के रखना है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आप आराम से इसको छांटते चले जाइएगा। और आशा है कि आप छांट लीजिएगा, क्योंकि आपके दिमाग में थोड़ा सा भी आ गया है तो आप क्या कीजिएगा कि इसको छांट लीजिएगा और देख लीजिएगा कि कौन सा कोई भी किताब अध्ययन करिएगा तो आप उसके आधार पर पता कर लीजिएगा कि ये किसके आधार पर ऐसा बोला गया है। हमारा मकसद भी ऐसा था कि आप पहचाने कि किताब में सच में क्या लिखा हुआ है और वो किस क्षेत्र की ओर ले जा रहा है। तो सामाजिक निरीह विज्ञान हो गया, आनुवंशिकी हो गया, ये स्रोत के रूप में जो हमें मदद करता है इतिहास लेखन के स्रोत के रूप में, ये सामाजिक और सांस्कृतिक के आधार पर बताता है, और ये आनुवंशिकी डीएनए के आधार पर हमें बताता है कि हमारा पूर्वज कैसा रहा होगा। तो आशा है कि आप स्रोत को पूरा तरीके से समझ गए होंगे और आगे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हम स्रोत बताते भी जाएंगे प्रत्येक चैप्टर में कि इसका स्रोत क्या है, जानकारी का स्रोत, और इसके साथ ही आपके जो उदाहरण का स्वरूप है वो बढ़ते हुए चला जाएगा। आप कोई भी क्वेश्चन आराम से लिख पाइएगा। तो इसके साथ ही कुछ क्वेश्चन आप लिख सकते हैं कि इसका आंसर आप लिखने की कोशिश कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आप लिखिएगा कि प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत में क्या अंतर है। उसके बाद पुरातात्विक सामग्री के रूप में सिक्का और अभिलेख कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। आप लिखने की कोशिश कीजिएगा, लिखने का कोशिश अभी से ही शुरू कीजिएगा तभी आप आगे लिख पाइएगा, अन्यथा नहीं लिखने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। इसलिए अभी से ही लिखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जब हम वैदिक आर्य पढ़ेंगे, क्योंकि यूपीएससी में क्वेश्चन था कि साहित्य जो है वैदिक आर्य को जानता है, पुरातत्व तो नहीं जानता है, व्याख्या कीजिए। तो आप व्याख्या करने के लायक तभी होइएगा तब इसके महत्व को आप समझ पाइएगा कि स्रोत का महत्व क्या होता है। तो आशा है आप समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा। एक दो और क्वेश्चन अगर हम लिखाना चाहेंगे तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि भारत में विभिन्न भाषाई समूह के वर्गों का वर्णन करें और उसके अंदर आने वाले कुछ भाषाओं का उदाहरण दें। तो ये क्वेश्चन, ये सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया। और सीधा सीधा क्वेश्चन लिखने के बाद आप क्या कीजिएगा, टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन भी आपको धीरे धीरे लिखने की आदत पड़ जाएगी। तो आज इतना ही, हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे कि जो पूरा पाषाण काल है वहाँ से हम शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।